Good afternoon, everyone. Today we are going to talk about a prolific poet of the 20th century. His name is Philip Larkin. He is such an important poet that no examination of English literature, be it post graduation of any university across the globe, or be it any competitive examination, uh, all these exams, no exam can be passed without studying Philip Larkin or without discussing Philip Larkin. So we will today discuss about Philip Larkin, right? Is my voice audible to everyone? Yes, sir. Good. Yes, sir. Now let's begin. Just to give you an acknowledgement, some of the slides of this presentation I have taken from a lecture on YouTube from EPG Pathshala. I have taken only the slides, that is the discussion is all by me. Okay, so if you wish, you can also watch that lecture. It is a wonderful lecture delivered by a professor of University of Hyderabad. It is available on YouTube. You can watch it, and we will discuss that part, what he has discussed, and even more than that. तो हम बात करेंगे कि फ़िलिप लार्किन कौन थे और इनके बारे में हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इनकी कविताओं में क्या ख़ास बात है, एंड व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट मे बी आस्क्ड ऑन फ़िलिप लार्किन इन द एग्जामिनेशन. ये सारी बातें हम लोग आज करेंगे. ओके, तो लेट्स बिगिन विद फ़िलिप लार्किन्स इंट्रोडक्शन. ना फ़िलिप लार्किन जो है वो बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड है मूवमेंट पोइट्री से. तो मूवमेंट पोइट्री क्या है ये हमें समझने की आवश्यकता है. बिफोर वी टॉक अबाउट फ़िलिप लार्किन, वी नीड टू टॉक अबाउट मूवमेंट पोइट्री कि मूवमेंट पोइट्री क्या है, राइट? तो आई हैव ओपनड a page of movement poetry. Let me see who is willing to join. Okay, talking about movement poetry. Yes, नाउ एज आई सेड कि हम लोग मूवमेंट पोइट्री के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मूवमेंट पोइट्री कौन सी पोइट्री है और इसको किस किसने लिखा है. ये जो द मूवमेंट है, ये टर्म क्वाइन करने वाले बंदे का नाम था जेडी स्कॉट, और इसने 1954 में इसको क्वाइन किया था. और ये एक लिटरेरी मैगज़ीन है द स्पेक्टेटर. ये रिचर्ड स्टील वाला स्पेक्टेटर नहीं है, दूसरा है द स्पेक्टेटर. उसके ये एडिटर हुआ करते थे. इन्होंने इसको बनाया था द मूवमेंट पोएट टर्म को. और ये जो पोइट्स थे ये उस तरीके के पोइट्स नहीं थे कि एक जगह बैठते हों और एक जगह बैठकर बातें करते हों और वहाँ डिसीजन लिए जाते हों. ऐसा कुछ नहीं था. इनके आपस में कोई बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं थी. बट इनकी कविताओं में जो ख़ास बात थी वो इनको मूवमेंट पोइट्री बनाती है. इनके जो मेन पोइट्स हैं उनके बारे में मैं आपको अभी आगे भी बताऊँगा. बट जैसा कि यहाँ लिखा है, फ़िलिप लार्किन, किंग्सले एमिस, डोनाल्ड डेवी, डीजे एनराइट, जॉन वेइन, एलिजाबेथ जेनिंग्स, थॉम गन एंड रॉबर्ट कॉन्क्वेस्ट, ये मेन पोइट्स हैं. नाउ वी विल गो बैक टू दी आवर प्रेजेंटेशन. एंड जैसा मैंने बताया कि फ़िलिप लार्किन मूवमेंट पोइट्री से रिलेटेड थे, तो हमें एक क्वेश्चन तो यही पूछ सकता है कि फ़िलिप लार्किन कौन से पोइट्री के स्कूल से रिलेटेड थे. उसमें आपको मॉडर्न में कई ऑप्शंस दे सकता है और उसमें से आपका जो आंसर होगा वो मूवमेंट स्कूल ऑफ पोइट्री होगा. इज दैट क्लियर? डू यू गेट दिस? Yes, sir. गुड. Yes, sir. नाउ अब हम बात करते हैं कि उनकी पोइट्री में ख़ास बात क्या थी. ना यूजुअली हम पोइट्स को डिवाइड करते हैं तो हम कहते हैं कि वो एक ऑप्टिमिस्टिक पोइट थे, वो एक पेसिमिस्टिक पोइट थे. जैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग को हम जनरली ऑप्टिमिस्टिक पोइट मानते हैं और
मैथ्यू अर्नल्ड को हम एक पेसिमिस्टिक पोइट मानते हैं, है ना। नाउ जो आपके फिलिप लार्किन हैं, ये पेसिमिस्टिक स्ट्रेन के पोइट हैं, यानी हिंदी में कहें तो निराशावाद कह सकते हैं। हाउ एवर इनका जो निराशावाद है वो एक स्पेशल टाइप का है, जिसमें वो कम्प्लीटली निगेटिव नहीं होते, बल्कि वो रिफ्लेक्टिवली निगेटिव होते हैं। द मीनिंग ऑफ बीइंग रिफ्लेक्टिवली निगेटिव इज़ दैट टू बी निगेटिव एंड डू एनालिसिस ऑफ दैट निगेटिविज्म, राइट। सो वी विल टेक अप सम पोएम्स बाय फिलिप लार्किन, और तब मैं आपको इस आइडिया को और ज़्यादा क्लियर करूँगा। जो फिलिप लार्किन का टोन है वो काफ़ी इमोशनल टोन है, जो इनकी कविता का टोन है, काफ़ी शाई और रिक्लूसिव नेचर इनकी पोएम में दिखाई देता है। शाई एंड रिक्लूसिव मतलब जो बंदा इनकी पोएम में होता है, जो ऑब्जर्वर होता है, वो बहुत ही शाई होता है, बहुत ही रिक्लूसिव। रिक्लूसिव का मतलब कि वो दुनिया से अलग होना चाहता है। ऐसा ही जो आपके एलटी ग्रेड वाले सिलेबस में पोएम है वांट्स, उसमें भी ऐसा ही एक पर्सन है जिसके बारे में हम बात करेंगे। फिलिप लार्किन के ऊपर दो ऐसे पोइट्स थे जिनका काफ़ी प्रभाव था। उनमें से पहले हैं विलियम बटलर येट्स, आयरलैंड वाले W.B. येट्स, और दूसरे हैं टॉमस हार्डी, जो नॉवलिस्ट एंड पोइट हैं। ये दो ऐसे व्यक्ति हैं, दो ऐसे पोइट हैं जिन्होंने फिलिप लार्किन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। फिलिप लार्किन की कविताओं में एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ देखी जाती है, वो देखी जाती है राई ह्यूमर। नाउ यू मे थिंक कि ये राई ह्यूमर क्या हो सकता है। ह्यूमर एक चीज़ है और राई ह्यूमर अलग चीज़ है। ह्यूमर इज़ समथिंग दैट मेक्स यू लाफ, दैट इफ़ यू से दैट ही इज़ अ पोइट हु हैज़ ह्यूमर, तो आप कह सकते हो ही इज़ अ फनी पोइट। लेकिन फिलिप लार्किन इज़ नॉट अ फनी पोइट। उनका जो ह्यूमर है दैट मेक्स यू फील अ बिट लाइक लाफिंग, बट एट द सेम टाइम द ह्यूमर makes you analyze a grim situation, राइट। एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, उसको एनालाइज करने के लिए आपको कंपेल करता है, और इसीलिए इस ह्यूमर को कहा जाता है राई ह्यूमर। तो आप राई ह्यूमर को अगर सामान्य भाषा में समझने की कोशिश करें तो आप दुख भरा ह्यूमर भी समझ सकते हैं। नाउ फिलिप लार्किन की जो मेजर एंथोलॉजीज़ हैं वो यहाँ पे हैं, नाम लिखा हुआ उनका। एक है उनका द नॉर्थ शिप, दूसरा है द लेस डिसीव्ड, तीसरा है द विट्सन वेडिंग्स, और चौथा है हाई विंडोज़। नाउ ये पोएम्स जो हैं ये फिलिप लार्किन की काफ़ी सॉरी नॉट द पोएम्स बट द कलेक्शन ऑफ पोइट्री, ये है चारों। और जो क्वेश्चन आता है आपका नेट में भी आता है और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी कि मैच द वर्क एंड द पोएट और द राइटर, तो इन बुक्स का नाम आ सकता है और बुक से आगे नाम आ सकता है उस बंदे का। तो आपको याद रखना है कि फ़िलिप लार्किन की कौन कौन सी कविताएं हैं, कौन कौन सा कलेक्शन है। फ़िलिप लार्किन की ये 4 कलेक्शन है। पहले कलेक्शन का नाम है द नॉर्थ शिप, दूसरे कलेक्शन का नाम है द लेस डिसीव्ड, तीसरे का है द विट्सन वेडिंग्स, चौथे का है हाई विंडोज़। ये 4 सबसे महत्वपूर्ण कलेक्शन हैं फिलिप लार्किन के। फिलिप लार्किन के पोएम्स में एक और आपको ख़ास बात दिखेगी, वो है हिज लव फॉर इंग्लैंड। इंग्लैंड के प्रति जो अगर आप लव को कंपेयर करेंगे तो रुडयार्ड किपलिंग का भी लव है, रॉबर्ट ब्राउनिंग का भी लव है। रॉबर्ट ब्राउनिंग वाले लव में आई एम सॉरी रुडयार्ड किपलिंग वाले लव में और फिलिप लार्किन वाले लव में काफ़ी डिफरेंस है। एक वो पोइट है जो इंग्लैंड को प्यार करता है और इंग्लैंड को हर चीज़ से प्यार करता है। इंग्लैंड ही उसका फेवरेट होता है, इंग्लैंड में हर चीज़ उसको परफेक्ट लगती है। दूसरा पोइट वो होता है आपके फिलिप लार्किन की तरह, जिसको इंग्लैंड की हर चीज़ परफेक्ट नहीं लगती है। फिलिप लार्किन एक ऐसे पोइट हैं जो इंग्लैंड से प्यार तो करते हैं, उसको आइडियल देखना चाहते हैं, लेकिन इंग्लैंड में जो लॉस हुआ है, लॉस जो हुआ है उस पर मौर्न करते हैं, उस पर दुख व्यक्त करते हैं। जैसे टी.एस. एलियट है, वो एक्सप्रेस करते हैं सॉरो ऑन द लॉस ऑफ द ह्यूमन साइड ऑफ द पीपल। सिमिलरली Philip Larkin also expresses sorrow, grief
ऑन द लॉस ऑफ द ह्यूमन साइड ऑफ द पीपल। यानी लोगों के अंदर से जो मानवता में कमी आई है, या कह लीजिए जो धार्मिकता में, पॉजिटिव धार्मिकता में जो कमी आई है, उसको वो लैमेंट करते हैं। धार्मिकता दो तरीके की होती है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो जो पॉजिटिव वाली कमी है उसके बारे में फिलिप लार्किन दुख व्यक्त करते हैं अपनी कविताओं में। अगर हम उनकी स्टाइल की बात करें तो फिलिप लार्किन की स्टाइल ज़्यादातर कन्वर्सेशनल टोन में है और ऑर्डिनरी थीम्स पे है। यानी वो कभी भी बहुत बड़ी बड़ी थीम्स नहीं लेते हैं और उनके वर्क में कन्वर्सेशन होता है, मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग रहते हैं जो आपस में बातें करते हैं। ऐसा फिलिप लार्किन की कविताओं में दिखाया गया है। एक और क्वालिटी है फिलिप लार्किन की, वो है इंटेलिजिबिलिटी। इंटेलिजिबिलिटी का मतलब ये है कि आप उस कविता को समझ पाने में बहुत आराम से सक्षम हो जाते हैं। किसी भी लेवल पे फिलिप लार्किन बहुत अल्यूसिव नहीं होते टी एस एलियट की तरह, बहुत माइथोलॉजिकल नहीं होते हैं डब्ल्यू बी येट्स की तरह, और किसी भी लेवल पे आपको फिलिप लार्किन को समझने में बहुत डिफ़िकल्टी नहीं होती है। आप फिलिप लार्किन के स्टाइल की बात करें तो हम कंटिन्यू स्टाइल की बात को करें तो एक और पॉइंट है, वो है फिलिप लार्किन ऑफन एडॉप्ट्स द पर्सोना ऑफ अ कॉमन इंग्लिश मैन। जितने भी आप फिलिप लार्किन की कविताएं देखेंगे आपको उसमें दिखाई देगा कि फिलिप लार्किन एक कॉमन इंग्लिश मैन के पर्सोना को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अगर आप चर्च गोइंग देखेंगे तो चर्च गोइंग में एक लड़का है जो साइकिल चला रहा है, साइकिल चलाते हुए वो चर्च के पास पहुंच जाता है। अगर आप गोइंग एक पोएम है उसको देखेंगे तो उसमें भी एक है। मिस्टर बीनली एक पोएम है, उसको आप देखेंगे तो एक मिस्टर बीनली हैं, उनके बारे में है, जो एक बहुत ही कॉमन इंग्लैंड के नागरिक हैं। यानी जैसे अगर आप अमेरिका के बात करें आर्थर मिलर की, जो एक ड्रामेटिस्ट थे, तो आर्थर मिलर को कहा जाता था कि वो कॉमन मैन की ट्रेजेडी लिखा करते थे। और आर्थर मिलर ने एक ऐसे भी लिखा है जिसका नाम है ट्रेजेडी एंड द कॉमन मैन, बड़ा फेमस ऐसे है। वैसे ही फिलिप लार्किन को आप इंग्लैंड का आर्थर मिलर काइंड ऑफ पोएट समझ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन लोगों के पर्सोना को प्रेजेंट करते हैं। यानी इनकी हर कविता में पाया जाने वाला बंदा बहुत ही कॉमन आदमी होगा। इसके अलावा वो कॉमन मैन के एक कुछ सपने होते हैं, इनकी हर एक कविता में कॉमन मैन के कुछ सपने होते हैं और वो सपने टूटे हुए होते हैं, ठीक है। उसके अंदर दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, और अक्सर ऐसी चीज़ों को इनकी कविताएं प्रस्तुत करती हैं। और एक पॉइंट, फिलिप लार्किन जो है अपनी कविताओं में बहुत ज़्यादा हाई क्लास की या बहुत ज़्यादा लो क्लास की बात नहीं करते, ना ही वो वॉर की बात बहुत ज़्यादा करते हैं जहाँ पे सैनिकों को बहुत ज़्यादा चोट लग गई हो। वो अक्सर उस क्लास की बात करते हैं जिस क्लास की बात शायद कोई नहीं करता है, कोई भी पोएट नहीं करता है, और उस क्लास को कहा जाता है मिडिल क्लास, राइट। सो ही इज़ अ सेलिब्रेटेड पोएट ऑफ मिडिल क्लास। डू यू अंडरस्टैंड दिस? Do you understand this? Yes, sir. Yes, sir. Great. Now, let's go to the next one. फिलिप लार्किन की पोएट्री में इमेजरी कैसी है? जब मैं आपको टेक्स्ट पढ़ाऊंगा अभी एक या दो पोएम का तो आपको इमेजरी समझ में आएगी। बट इमेजरी किस तरीके की होती है? उनकी इमेजरी बहुत ही शार्प होती है और विविड डिस्क्रिप्शंस होते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शंस बहुत ज़्यादा विविड होते हैं उनके, और इमेजरी बहुत ही शॉर्ट होती है, राइट, शार्प होती है, राइट। शार्प का मतलब हुआ कि एक ऐसी इमेज होगी जो आपको बहुत ही क्लियरली दिखाई देगी, आपको समझ में आएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करेगी। और डिस्क्रिप्शन विविड होने का मतलब है कि बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होगा, बहुत ही क्लियर डिस्क्रिप्शन होगा उनकी पोएम में आपका। इंट्रिकेट एंड डिटेल्ड अटेंशन टू सिंटैक्स एंड राइम स्कीम, ज़्यादातर आपको जो सिंटैक्स होगा इनकी कविताओं में और जो राइमिंग स्कीम है वो बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही क्लियर होती है, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती। एंड ही इज़ रिनोन्ड एज अ रियलिस्टिक पोइट। फिलिप लार्किन को हम बहुत रोमांटिक पोइट नहीं मानते, ये रियलिस्टिक पोइट है, रियलिटी की बातें करते हैं। जिस वर्ल्ड में हम जिंदा हैं, हम और आप एकदम वैसी ही बातें करते हैं
ठीक है, जैसे आपको लगता है कि कोई मूवी न चल रही हो, बल्कि आप सचमुच उस जीवन में जी रहे हों, जैसे आप किसी कविता को न पढ़ रहे हों, बल्कि आप उस कविता का हिस्सा खुद हो, ऐसा लगता है। कुछ भी उसमें ना तो करिज्मेटिक होता है, ना ही मैजिकल रियलिज्म काइंड ऑफ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। एंड ऑफन एम्प्लॉयज अ कॉलोक्वियल टोन, अक्सर फिलिप लार्किन की कविताओं में आपको एक ऐसी टोन में दिखेगी जो गांव वाले लोगों की टोन है, जो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न लोगों की टोन नहीं है, बल्कि सामान्य कम पढ़े लिखे लोगों की या पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोगों की टोन है। ऐसा आपको उन कविताओं में दिखाई देगा। तो ये तो रही फिलिप लार्किन की बात, जैसा मैंने आपको बताया। अब हम शिफ्ट करेंगे फिलिप लार्किन की कविताओं के बारे में बात करने से पहले वी विल डिस्कस अबाउट मूवमेंट पोइट्री। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि मूवमेंट पोइट्री का जो टर्म है उसका नाम J.D. स्कॉट ने दिया था, J.D. स्कॉट, याद रखिएगा स्पेलिंग। और 1954 में ये टर्म दिया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। J.D. स्कॉट ने 1954 में ये टर्म दिया था। मूवमेंट पोइट्री के पोइट्स का नाम मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था। इसमें सबसे बड़े पोइट हैं फिलिप लार्किन, उसके बाद किंग्सले एमिस नंबर 2 पर हैं, देन यू हैव टॉम गन, देन यू हैव एलिजाबेथ जेनिंग्स, देन यू हैव रॉबर्ट कॉन्क्वेस्ट, ओके, देन यू हैव जॉन वेन, देन यू हैव डोनाल्ड डेवी, देन यू हैव D.J. एनराइट। ये वो पोइट्स हैं डियर स्टूडेंट्स जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट तो नहीं हैं, बट यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ दिस पोइट्स, बिकॉज ये सारे के सारे पोइट्स मूवमेंट पोइट्री के पोइट्स हैं, मूवमेंट पोइट्री से जुड़े हुए पोइट्स हैं। ये 8 पोइट, इनके नाम आपको याद होने चाहिए, और जैसे भी आपको याद रहें, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि इन जो पोइट्स के नाम दिए गए हैं, इन पोइट्स में से कौन सा पोइट मूवमेंट पोइट्री से जुड़ा हुआ नहीं है। और अगर आपको ये 8 नाम याद नहीं है तो आप नहीं बता पाओगे कि मूवमेंट पोइट्री से जुड़ा हुआ कौन नहीं है। इसलिए एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको कि फिलिप लार्किन, किंग्सले एमिस, टॉम गन, एलिजाबेथ जेनिंग्स, ये 4 लोग हो गए। इसमें एक महिला है, 3 पुरुष हैं, और बाकी ये चारों पुरुष हैं। तो 7 पुरुष हैं, 1 महिला है। महिला में सिर्फ एक ही है, एलिजाबेथ जेनिंग्स। पुरुषों में फिलिप लार्किन, किंग्सले एमिस, टॉम गन, देन यू हैव रॉबर्ट कॉन्क्वेस्ट, जॉन वेन, डोनाल्ड डेवी एंड D.J. एनराइट। ये मूवमेंट पोइट्स हैं। Movement poets tried to establish the erstwhile tradition of English canon displaced by modernism। तो मॉडर्निज्म ने क्या किया था कि जो पुराना पोइट्री का कैनन था, पुराना पोइट्री का जो सिस्टम था, उसको ख़त्म कर दिया था, डिस्प्लेस कर दिया था। एक नई तरीके की पोइट्री आ गई थी, नए तरीके का राइम स्कीम आ गया था, कंटेंट भी अलग हो गया था, थीम भी अलग हो गई थी। मूवमेंट पोइट्री ने इसको मूवमेंट पोइट्री इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो ट्रेडिशनल पोइट्री थी इंग्लैंड की मॉडर्निज्म के पहले, उससे जुड़ने की कोशिश करती है, बिकॉज इट ट्राइज टू रिकनेक्ट विद द ओल्डर वर्जन ऑफ इंग्लिश पोइट्री। दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड मूवमेंट पोइट्री and these poets are called movement poets. So one feature of movement poetry is that it tries to connect with the poetry of pre-modern era, मॉडर्न एज के पहले की कविता, यानी एलियट और येट्स, इन सब से पहले की कविताओं से जोड़ने की कोशिश करती है। उसमें रोमांटिक हो सकता है, विक्टोरियन हो सकता है। ओके, नाउ ये हो गया आपका मूवमेंट पोइट्री के बारे में। समझ में आ रहा है आप लोगों को बच्चों? यस सर। चलो आगे बढ़ें। यस सर। गुड। सो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि फिलिप लार्किन की कुछ कविताओं का एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे हमने 6 पोएम्स लिया है जिनके बारे में हम थोड़ा बहुत बात करेंगे। 7वीं पोएम होगी जो LT ग्रेड में प्रिस्क्राइब्ड है, जिसका नाम है वॉन्ट्स, उसके बारे में भी बात करेंगे। इन 7 कविताओं के बारे में हम ब्रीफ में बात करने की कोशिश करेंगे। आप नाम देख सकते हैं, पहले का नाम है चर्च गोइंग, और चर्च गोइंग से मिलता जुलता एक नाम है गोइंग गोइंग। उसके अलावा एक है दी एन एरुंडेल टूम, एरुंडेल से मिलता हुआ एक नाम है ओबेड, और द विट्सन वेडिंग अलग है, और मिस्टर ब्लीनी एक पोएम है। ये 6 कविताएं हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, और एक 7वीं है वॉन्ट्स, उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं चर्च गोइंग से।
तो चर्च गोइंग का ये पहला स्टैंजा है, जहाँ पे पोइट कहता है वंस आई एम श्योर, सॉरी ये पहला नहीं है, मैं आपको चर्च गोइंग का टेक्स्ट ले चलता हूँ, दिखाता हूँ और थोड़ा सा चर्च गोइंग का आइडिया आपको देता हूँ, क्योंकि चर्च गोइंग नेट के लिए, हायर एजुकेशन के लिए या किसी भी और डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोएम है। ओके, सो लेट मी फाइंड आउट द टेक्स्ट ऑफ चर्च गोइंग. Here it is. I hope you can see it. It's opening now. Is it visible? Yes, sir. Okay. So you can see वो पहला ही स्टैंजा Yes, था sir. जिसको मैंने पहला कहा कि नहीं है. यहाँ पे आप देखेंगे तो चर्च गोइंग में जो स्टैंजाज हैं कितने हैं, ये चर्च गोइंग में आपका 1 2 3 4 5 6 7 स्टैंजाज हैं और हर स्टैंजा में जो लाइंस हैं अगर आप देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइंस हैं, तो 63 लाइंस की ये पोएम है। और इसकी शुरुआत जो हुई है वो आप देखिए, चर्च गोइंग की शुरुआत जो इस पोएम की हो रही है, राइट, if you see the beginning of the poem, you see it says once I am sure there is nothing going on, I step inside, letting the door thud shut. Another church, matting, seats and stone, and little books, sprawlings of flowers, cut for Sunday, brownish now, some brass and stuff up at the holy end, the small neat organ, and a tense, musty, unignorable silence, brewed God knows how long. Hatless, I take off my cycle clips in awkward reverence. Now you see, he is talking about his visit to a church. और वो चर्च में जाते हैं और वहाँ पे कहते हैं कुछ भी हो नहीं रहा था। पूरी पोएम की जो थीम है वो यही है कि उस चर्च में कुछ हो ही नहीं रहा है, राइट। और उस चर्च के बहाने पोएट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चर्च जो कि एक टाइम पे शायद बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ का केंद्र हुआ करता था, अब वहाँ पे कोई नहीं जाता है, वहाँ पे कुछ खास नहीं होता है। नाउ द पोएम एक्सप्लोर्स द एम्बिवेलेंट स्पेस ऑक्युपाइड बाय रिलीजन इन द पोस्ट वॉर सोसाइटी, यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की जो सोसाइटी है उसमें जो रिलीजन का स्पेस है उसको समझने की एक कोशिश ये पोएम करती है। पोएटिक पर्सोना अनश्योर ऑफ द इक्वेशन बिटवीन फेथ एंड ह्यूमैनिटी, ये जो लड़का है जो चर्च के अंदर गया हुआ है अपनी साइकिल किनारे लगा करके, वो सोच रहा है, वही पोएटिक पर्सोना है, वो सोच रहा है कि फेथ और ह्यूमैनिटी में क्या इक्वेशन है, क्या रिलेशन है, राइट। जो चर्च है उसको हम अक्सर रिवर करते हैं, रिवरेंस करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पोएट है, जो पर्सोना है, वो चर्च की कोई खास रेस्पेक्ट नहीं करता है। बिकॉज अगर आप पहला ही स्टैंजा देखें तो वो कहता है अनदर चर्च, अनदर चर्च रेफर करता है एक और चर्च, दैट शोज दैट ही डज नॉट हैव एनी ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ चर्च। और ये पोएम एक बहुत ही सीरियस नोट पे ख़त्म होती है। मैं आपको इस पोएम की एंडिंग दिखाता हूँ तो आपको लगेगा कि पोएम की एंडिंग कैसी है। Now the last stanza says, a serious house on serious earth it is, in whose blent air all our compulsions meet, are recognized and robbed at destinies, and that much never can be obsolete, since someone will forever be surprising a hunger in himself to be more serious, and gravitating with it to this ground which he once heard was proper to grow wise in, if only that so many dead lie around. So what is he saying? He is saying कि जो चर्च है उसके आसपास बहुत सारे लोग दफन किए गए हैं और चर्च का इम्पोर्टेंस आज कम हो गया है, पर ऐसा नहीं है, कभी न कभी कोई भूले भटके यहाँ पे आता रहेगा। मतलब चर्च पे आने वाले लोग अब भूले भटके हो गए हैं। नाउ चर्च रिफर्स टू अ सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड ऑनेस्टी, और एंड हियर द पोएट अपीयर्स टू बी lamenting the loss of the
गुड साइड ऑफ द ह्यूमंस। ओके, इसलिए वो चर्च को इस तरीके से दिखा रहे हैं। आप उस पोएम को पूरा पढ़ेंगे और पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। आई एम सिंपली इंट्रोड्यूसिंग द पोएम्स टू यू so that you may study them. Casual disregard gives way to serious questioning of human ideals. कन्वर्सेशनल टोन पोएम में यूज़ किया गया है। पूरी पोएम में कन्वर्सेशन होता है। जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी सिंपल हैं, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस पोएम में पूछे गए हैं। रोल ऑफ रिलीजन क्या होना चाहिए, इसके बारे में बात की गई है। कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के सामने ये एक क्वेश्चन लेकर के आता है कि चर्चेज हैव लॉस्ट देयर रिलेवेंस, कि क्या चर्च का रिलेवेंस आज है या ख़त्म हो चुका है। और साथ ही साथ ये डिबेट करता है किसके बारे में, रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड सोसाइटल स्ट्रक्चर। सोसाइटी के स्ट्रक्चर में रिलीजन की कोई वैल्यू बची है या नहीं बची है, इसको भी डिबेट किया जाता है। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, अगली पोएम है द विट्सन वेडिंग्स। विट्सन वेडिंग्स का भी मैं आपको टेक्स्ट दिखाता हूँ और थोड़ा सा आइडिया दूंगा आपको। ये भी एक बहुत ही फेमस पोएम है, हायर वाले सिलेबस में है ये, अगर मुझे ठीक से याद है तो। द विट्सन वेडिंग्स टेक्स्ट। So dear students, now on this page of Poetry Foundation you can watch the text of the Whitsun Wedding, and you will see that it is slightly longer than the first poem that we discussed, that is Church Going. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टैंजा 1, स्टैंजा 2, स्टैंजा 3, स्टैंजा 4, स्टैंजा 5, स्टैंजा 6, स्टैंजा 7, 8 स्टैंजा है। और इस हर स्टैंजा में अगर आप लाइन देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 10 लाइंस का स्टैंजा है आपका, राइट। हर स्टैंजा का स्ट्रक्चर आप देखिए सेम है। सेकेंड लाइन हर स्टैंजा में छोटी है और फर्स्ट लाइन भी छोटी है रिलेटिवली, बाकी बीच की लाइंस जो हैं वो बड़ी हैं। तो इसमें राइमिंग, इसमें कोई भी वर्स सिस्टम को फॉलो नहीं किया गया है। Now if you see the first stanza, it says that Whitsun I was late getting away, not till about 1:20 on the sunlit Saturday did my 3/4 empty train pull out, all windows down, all cushions hot, all sense of being in a hurry gone. We ran behind the backs of houses, crossed a street of blinding windscreens, smelt the fish dock, thence the river's level drifting beneath began, where Skye and Lincolnshire and water meet. All afternoon through the tall heat that slept for miles inland, a slow and stopping curve southwards we kept. White farms went by short-shadowed cattle and canals with floating of industrial froth. A hot house flashed uniquely. Now what is happening in this poem, आप आगे चल के देखेंगे थर्ड स्टैंजा में। तो at first I didn't notice what a noise the weddings made, each station that we stopped at. Now what is happening here कि ये जो ट्रेन है, जिस ट्रेन में ये पोएट जा रहा है, उसी ट्रेन में एक मैरिज सेरेमनी के बाद चल रही है। And the poet is the poem is reflecting in this way, on about the institution of marriage. अगर आप देखेंगे जो पहली वाली पोएम थी उसमें पोएट ने बात किया था चर्च के बारे में। नाउ हियर द पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। आपको पता है जो मैरिज होता है, जो चर्च होता है, इन सब का रिलीजन में काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। और पोएट ने इन सब चीज़ों को क्वेश्चन किया है। द विट्सन वेडिंग्स क्वेश्चन करती है इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को, राइट। नाउ ये एक ट्रेन जर्नी है जो पोएट कर रहा है, पोएट या जो ऑब्जर्वर है, जो पर्सोना है, वो कर रहा है। इसमें एक जगह है हल, और यहाँ से ट्रेन शुरुआत करती है
और ये ट्रेन जा रही है लंदन। ओके, विट्सन वेडिंग में ट्रेन लंदन जा रही है। एंड यहाँ पे एक न्यूली वेड कपल है, एक ऐसा कपल है जिसकी अभी अभी शादी हुई है, न्यूली वेड कपल है, राइट। रिलैक्टेंट एक्सेप्टेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, यानी जो शादी की व्यवस्था है, उसको पोएट एक्सेप्ट तो करता है, या जो बंदा है इस कविता में विट्सन वेडिंग में उसको एक्सेप्ट तो करता है, बट वो रिलैक्टेंट है, उसको स्वीकार करना चाहता नहीं है, फिर भी एक्सेप्ट करता है। दैट शोज दैट द सोसाइटी इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर ऑर्डर वॉज नॉट वेरी कीन about getting married, and how although they still continued to marry, the importance of the institution of marriage had declined drastically. Okay, so reluctant acceptance of the institution of marriage. Poet does several personas, यानी इस कविता में जो पोएट है वो एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा पर्सोना, एक से ज़्यादा व्यक्तियों के रूप में आपके सामने आता है। From a non-chalant observer to a disinterested spectator and finally to a sage commentator. तो 3 तरीके के इसमें आपके पर्सोना आते हैं पोएट को। आप पोएम को पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। इस क्लास के बाद आप सब लोग इन पोएम्स को पढ़ डालिएगा। नॉन चैलेंट ऑब्जर्वर, एक ऐसा ऑब्जर्वर जो न्यूट्रल है। डिसइंटरेस्टेड स्पेक्टेटर, एक ऐसा स्पेक्टेटर जिसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता जो आसपास हो रहा है। और लास्ट में पोएट का एक नया रूप सामने आता है, वो है सेज कमेंटेटर। वो एक साधु के रूप में, एक सीरियस व्यक्ति के रूप में कमेंट्री करता है। इस कविता में आपको ये देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शंस ऑफ द कंट्री साइड बिकम्स एक्सट्रीमली पर्सनल। तो लार्किन को आपको पता है वो इंग्लैंड को बहुत प्यार करते थे, इंग्लैंड के आइडियल चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते थे। तो लार्किन के दिमाग में जो इंग्लैंड की बहुत ही खूबसूरत सी पिक्चर है, उस पिक्चर को बहुत ही पर्सनली उन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया है इस पोएम में। क्योंकि आपको पता है ट्रेन में बैठे हैं और ये लोग हल से लंदन जा रहे हैं, तो रास्ते में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होता है और काफ़ी ज़्यादा आसपास की बातों को भी डिस्क्राइब किया जाता है, जगहों को भी डिस्क्राइब किया जाता है। इनिशियल डिस्टेस्ट ऑफ द वेडिंग पार्टीज लेटर चेंजेस टू रिजाइंड एक्सेप्टेंस। तो शुरू में क्या है इस पोएम में, जो शादी है उसको डिनाई किया गया है। इनिशियली मैरिज को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, ये दिखाया गया है कि मैरिज एक ख़राब चीज़ है या एक अच्छी चीज़ नहीं है। बट बाय द एंडिंग ऑफ द पोएम जो मैरिज है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। एंड द पोएम ऑक्यूपाइज द वांटेज पॉइंट ऑफ द मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल। और जो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये पोएम जो आपके कवि हैं फिलिप लार्किन, अक्सर वो मिडिल क्लास के बारे में बातें करते हैं। तो मिडिल क्लास का जो पर्सपेक्टिव है उस समय पोएम के बारे में, उसकी बातें इस कविता में द विट्सन वेडिंग में बताई गई हैं। अब हम लोग ये लास्ट वाला जो स्टैंजा है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और इस पोएम की कंक्लूजन को देखेंगे। तो विट्सन वेडिंग का आखिरी स्टैंजा कहता है, देयर वी वर एम्ड एंड एज वी रेस्ड अक्रॉस ब्राइट नॉट्स ऑफ रेल पास्ट स्टैंडिंग पुलमैन्स walls of blackened moss came close and it was nearly done. This frail travelling coincidence and what it held stood ready to be lost with all the power that being changed can give. We slowed again, and as the tightened brakes took hold, there swelled a sense of falling like an arrow shower sent out to sight, somewhere becoming rain. नाउ रेन जो लास्ट में वर्ड आता है, ये रेन आपको पता है रेन इज़ अ सिंबल ऑफ प्रोडक्टिविटी। और अगर लास्ट में रेन आ रहा है तो ये दिखाता है कि पोएम प्रोडक्टिविटी की बात कर रही है। और इस स्टैंजा में आपको ये दिखाई देगा कि पोएट ने फाइनली जो वेडिंग का इंस्टीट्यूशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ऑल्दो पूरे ही पोएम में वो वेडिंग को क्रिटिसाइज़ करते हुए नज़र आता है, वो वेडिंग की तारीफ़ नहीं करता है। When you read the poem and you read its analysis, you will understand it better. I have just introduced it with you.
casual disregard of marriage, monotonous life of the couples contrasted with a life of adventure, ये सारे themes इसमें हैं। और जैसा कि मैंने बताया, the poem closes on a mention of rain, okay, so it shows potency. Now this was poem number 2. Now we are going to study poem number 3, which is an Arundel tomb. डू यू अंडरस्टैंड इट? आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है या बिल्कुल नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। ओके, वेरी गुड। सो द पोएम नंबर 3 इज एन एरुंडेल टूम। ओके, ये आपकी जो है पोएम है नंबर 3। मैंने आपको 7 पोएम्स कहा था बताने के लिए। एन एरुंडेल टूम ये पोएम नंबर 3 है। एंड लेट अस गो टू द टेक्स्ट ऑफ द पोएम क्विकली। एन एरुंडेल टूम टेक्स्ट। एटलीस्ट अगर आप पोएट का नाम और थीम और थोड़ा बहुत भी आइडिया रहेगा तो आप एग्ज़ाम में कुछ ना अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आते हैं। एन एरुंडेल टूम, आपको ये पोएम दिखाई दे रही है। दिस पोएम इज़ अ शॉर्ट पोएम एंड इसके लाइंस काफ़ी शॉर्ट हैं। इसमें स्टैंजाज, एक स्टैंजा में सिर्फ 6 लाइंस हैं और इसमें आपके सिर्फ 7 स्टैंजाज हैं। So if you compare it with other poems, if you compare this poem with other poems, you will find that this poem is a shorter poem. Now let's quickly read something about the poem and then we will try to do some part of the text. So it says, explores the theme of mortality and the inevitable passage of time. Okay, लार्किन एक कब्र पे गए थे घूमने के लिए, और उस कब्र में जिस बंदे की वो कब्र थी वो एरुंडेल नाम की जगह का अर्ल था। यानी अर्ल आप समझते हैं, आप सब लोग इंग्लिश के टीचर हैं, तो इंग्लैंड में अर्ल होते थे। एरुंडेल नाम की जगह का वो अर्ल था और उसकी कब्र पर वो गए थे। जब वहाँ पर वो पहुँचे तो वहाँ से उनके अंदर एक ख्याल आया कि जो मॉर्टलिटी है और जो टाइम है उसका जो पैसेज है वो लगातार होता रहता है, वो टाइम कभी रुकता नहीं किसी के लिए, ये ख़त्म हो जाता है और अच्छा टाइम आ जाता है, राइट। और उन्होंने देखा कि एवरीथिंग इज़ इन द स्टेट ऑफ फ्लक्स, सब कुछ परिवर्तन होने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है। एंड द स्कल्पचर्स आर इंटरप्रेटेड एंड री इंटरप्रेटेड बाई सक्सेडिंग जनरेशंस। उन्होंने देखा कि एक ही स्कल्पचर, एक ही स्टैचू को एक जनरेशन कोई और तरीके से इंटरप्रेट करती है और दूसरी जनरेशन किसी और तरीके से इंटरप्रेट करती है। आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा जो अशोक स्तंभ बनाया गया है, अशोक चिन्ह बनाया गया है, जो चर्च के, जो हमारे संविधान, हमारे नए संसद भवन के ऊपर उस पर किस तरीके का विवाद हुआ कि शेर का मुँह कैसा होना चाहिए। तो उसी चीज़ को अगर आप ध्यान देते हुए समझें तो स्कल्पचर्स को एक जनरेशन एक तरीके से इंटरप्रेट करती है, दूसरी जनरेशन दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करती है। एंड कीपिंग ऑल दिस इन व्यू, व्हेन द पोएट स्टार्टेड टू थिंक, ही प्रोड्यूस्ड द पोम विच इज़ एन एरुंडेल टूम। लेट्स ट्राई टू go एंड स्टडी सम पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। मैं एक बार फिर से बता दूं आपको कि टेक्स्ट मैं आपको पूरा नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, आपको इस टेक्स्ट को खुद ही पढ़ना है। मैं आपको सिर्फ पोएम से अक्वेंट करा रहा हूँ। तो पहला स्टैंजा है, साइड बाय साइड देयर फेसेस ब्लर्ड, द अर्ल एंड द काउंटेस लाई इन स्टोन, देयर प्रॉपर हैबिट्स वेगली शोन, as joined armor stiffened pleat, and the faint hint of the absurd, the little dogs under their feet. So he is only describing only how the earl and his wife countess both appear to be, both appear to be in the tomb, वो tomb में किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका पहला स्टैंजा है। दूसरे स्टैंजा को अगर देखें तो ही सेज, सच प्लेननेस ऑफ द प्री बैरोक
hardly involves the eye until it meets his left hand gauntlet, still clasped empty in the other, and one sees with a sharp tender shock his hand withdrawn holding her hand. तो किस तरीके से दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में हैं और बाकी चीज़ों को डिस्क्राइब किया जा रहा है स्टैंजा 2 में. स्टैंजा 3 पे आप चलेंगे तो they would not think to lie so long, such faithfulness in effigy was just a detail friends would see, a sculptor's sweet commissioned grace thrown off in helping to prolong the Latin names around the base. Now he is describing कि कैसे Latin name लिखे हुए हैं, कैसे बाकी चीज़ों को describe कर रहे हैं वो. Then he says they would not guess how early in their supine stationary voyage the air would change to soundless damage, turn the old tenantry away, how soon succeeding eyes begin to look, not read rigidly they. Now if you go to the last stanza, it says time has transfigured them into untruth, the stone fidelity they hardly meant has come to be their final blazon, and to prove our almost instinct almost true, what will survive of us in love. Now the last line says what will survive of us is love. हम लोगों के बीच में जो कुछ भी अवेलेबल है, इंक्लूडिंग हमारी बॉडी, हमारे विचार, हमारी सोच, ये सब ख़त्म हो जाएंगे, बस एक चीज़ बचेगी, वो है लव. तो पोएम कहती है कि हमारे में जो भी सर्वाइव करेगा वो क्या सर्वाइव करेगा, वो लव सर्वाइव करेगा. ये एरुंडेल टूम की है आपकी पोएम, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ. द एंड-टू-एंड हैंड्स ऑफ द स्कल्पचर्स डेमोन्स्ट्रेट द वेगरीज of interpretation, meaning that was originally intended gets lost in the annals of time. यानी जब कोई व्यक्ति एक टूम को बनाता है, एक स्टैचू को बनाता है, तो हो सकता है बनवाने वाले ने कोई और मीनिंग डिसाइड की हो, लेकिन वो एनल्स ऑफ टाइम में समय के साथ वो मीनिंग चेंज हो जाती है और लोग उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने लगते हैं. इस तरीके से पोएट रोमांटिक लव को का मजाक बनाता है और वो फिर भी बात कहता है लास्ट में कि जो लव है वो हमारे बीच में रह जाएगा. ये थर्ड पोएम है. नाउ वी विल टॉक अबाउट अनदर पोएम, द टाइटल ऑफ विच इज़ गोइंग गोइंग. नाउ वी विल लीव दिस क्लास हियर and in next class when we meet we will start from going and we will conclude the study of Philip Larkin. अभी हम 3 पोएम्स और करेंगे, उनकी लेगेसी देखेंगे, और एल्टी ग्रेड की एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है वॉन्ट्स, उसको हम लाइन वाइज डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास के लिए. सो दोज स्टूडेंट्स हु have time, they will join my next class and we will study it. Most likely we will do it on Tuesday evening. Is that okay? Yes, sir. So on Tuesday evening I will take a class of this topic and then we will discuss Philip Larkin again. This is